yesterday, my dear students, we have done with the shapes and angles. ठीक है, और मैंने shapes और angles आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। उस टेबल को जो मैंने आप लोगों को बनवाया था, उससे आप लोगों की सारी shapes और angles जो है वो निकल आ जाएंगे। ठीक है, so today we are going to start with the next topic, that is the sigma bond and pi bond. Sigma bond and pi bond. ठीक है जी। सिग्मा जो है, इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं जी? ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, ये दोनों के दोनों जो है ये कोवलेंट बॉन्ड्स की सब टाइप्स हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं असल में। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से एक एक करके जो है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं, देन वी विल स्टार्ट वन बाय वन ईच ऑफ देम। सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास सपोज करें कि ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा, कोई से भी दो एटम्स अगर आपस में मिलके शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, और अपना पहला कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो जो पहला कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में बने, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड बने, सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। कोई से भी दो एटम्स के बीच में जब पहला कोवलेंट बॉन्ड पहली बार म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। यहां तक समझ लगती है? अब वही दो एटम्स जिन्होंने पहले से सिग्मा बॉन्ड बना लिया हुआ है, अगर वो एक और कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं, ठीक है जी, ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बने, तो इसको मेरे बच्चों हम लोग पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज द सेकंड और थर्ड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स। पहला जो कोवलेंट बॉन्ड होगा दो एटम्स में, वो सिग्मा बॉन्ड है। पहले बॉन्ड के बाद अगर वही दो एटम्स दूसरा या तीसरा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो पाई बॉन्ड का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं इसकी डिटेल। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन मैं भी आपको इसकी थोड़ी देर के बाद लिखवाऊंगा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते जाइए। सिग्मा बॉन्ड, द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन two atoms is called sigma bond. ठीक है बच्चों, तो कोई से भी दो एटम्स के बीच में जो पहला कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, अब अगली चीज, सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। अभी ऑर्बिटल्स का वर्ड तुम्हारे लिए नया आ गया, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ। तीन कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, एक शेल होता है, एक सब शेल होता है, और एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब शेल का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, शेल का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के गेट घूम रहा है, तो वो जो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे घूम रहा है ना, उसको शेल कहते हैं। दूसरी चीज होती है सब शेल। सब शेल का मतलब है रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं इस तरह करके, यानी ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये एस है।
ये न्यूक्लियस है। इसी तरह कुछ होते हैं जो एट की तरह घूमते हैं, इस तरह करके, इसको पी कहते हैं। और कुछ होते हैं जो इस तरह घूमते हैं, यानी दो एट जुड़े होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने का ये होता है, इसको डी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से एक एफ भी होता है। एफ की शेप अभी तक नहीं पता चली कि वो क्या है, साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं। यहां तक समझ लगी है। अगली चीज, हर जो सब शेल होता है ना उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स जो है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। अब ये वाले सब शेल हैं एस, पी, डी और एफ। एस में दो, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि हर सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सब शेल में भी, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह ऊपर और नीचे, यानी ऊपर और नीचे का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। ये पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, गैस मारना जरा। तीन होंगे, वेरी गुड। और इसमें और इसमें थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो जो डिटेल से सुनोगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग। आज याद से लेके जाना, मैंने वीसा को कह के देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा, कुछ बच्चे नए आए थे बेटा, ये मैंने हल्का सा रिपीट कर दिया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, तो इसको देख लें। सिग्मा बॉन्ड is formed by the overlap of number one s and s orbitals। ठीक है जी। नंबर टू s and p orbitals। नंबर थ्री p and p orbitals। नंबर फोर s and hybrid orbital। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी तफसील मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बतानी है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर फाइव पी एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पांच तरीकों से जो है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, एस और एस के ओवरलैप से, एस और पी के ओवरलैप से, पी और पी के ओवरलैप से, एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से, पी और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब हम इनकी ओवरलैपिंग को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं, और यहीं से फिर मैंने आपको डेफिनेशन बतानी है सिग्मा बॉन्ड की। मैंने डेफिनेशन इसलिए पहले आपको नहीं बताई कि आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, तो पहले मैं आपको समझा दूं फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग एस और एस का ओवरलैप जो है वो देखते हैं। थैंक यू। एस एंड एस ओवरलैप। ठीक है जी, एस एंड एस ओवरलैप। अब ध्यान से पहले इसको सुन लीजिएगा, सबका ध्यान इधर, 2 मिनट के लिए तवज्जो इधर रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी कोई ऑर्बिटल आप लोगों ने ड्रॉ करना है, चाहे एस, पी या डी, आप लोगों ने हमेशा पहले एक्सिस बनाने होते हैं। ठीक है जी, यानी इस तरीके से एक्सिस पहले बना दें। ये देखें, ये एक्सिस बना दें। ठीक है जी, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जी है। ठीक है जी। इसी तरीके से एस ऑर्बिटल, दूसरा एक और एस ऑर्बिटल बनाना है, उसके भी एक्सिस बना देते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये एक्स, ये वाई और ये जी। ठीक है जी। अब एस की शेप जो है वो क्या होती है, गोल होती है, यानी ये जहां पे ये सारे मिलते हैं वहां पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो ये न्यूक्लियस है। एस की शेप आपकी गोल है, इस तरीके से। ठीक है जी, इसकी भी शेप जो है ये गोल होती है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब मैं अगर इन दोनों को इकट्ठा जो है वो शो करवाऊं, तो ये इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, अब ये ओवरलैप कर गए, अब इनके एक्सिस देखें, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस।
ठीक है, इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। ठीक है जी। अब यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जब दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इन दोनों का कोई ना कोई एक्सिस आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। तो ये देखिए, इसका एक्स एक्सिस आपस में मिलके एक लाइन बन गई है। जरूरी नहीं कि एक्स हो उसका, इसको घुमा के कर लें, इसका वाई आगे सपोज करें, तो इसका वाई और इसका एक्स वो भी ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई दोनों ऑर्बिटल्स के कोई से एक्सिस, जरूरी एक्स एक्सिस नहीं है, एक का एक्स दूसरे का वाई, एक का जी दूसरे का वाई, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके, ओवरलैप जब करते हैं तो भाई उनके एक्सिस आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। ठीक है जी। पहली चीज, या इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैप का क्या मतलब होता है? हेड ऑन ओवरलैप का मतलब ये होता है, ये मेरी बात गौर से सुनो जरा, ये देखो, ये दो ऑर्बिटल्स हैं। हेड ऑन का मतलब है ये एक दूसरे के क्लोज आए। हेड ऑन का मतलब भाई ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ गए, इस तरह, इसको कहते हैं हेड ऑन। समझ लगी है? यानी एक नीचे दूसरा उसके ऊपर, और ये ओवरलैपिंग होगी। यहां तक क्लियर हो गए? तो भाई अब इसी तरीके से दूसरा हम करते हैं एस और पी का ओवरलैप। ठीक है जी, दूसरा करते हैं एस एंड पी का ओवरलैप। उसमें क्या होगा, उसको मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं, ये देखें। ये एक्स, ये वाई, ये जी, ये एक्स, ये वाई, जी, ये ओवरलैपिंग का एरिया है। और यहां पे देखें, इनके भी ये एक्सिस आपस में ज्वाइन करके एक लाइन बन गई है। इसी तरीके से थर्ड देखें, पी और पी ओवरलैप। ठीक है, पी और पी ओवरलैप में ये एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन जो है, थोड़ी सी ढीली हो गई है मुझसे। ठीक है जी। तो ये वाई एक्सिस बना लो, ये ओवरलैपिंग का एरिया है ये वाला। तो इनके भी देखें, एक्स, वाई और जी, ये एक्स, ये वाई और ये जी, तो इनके भी एक्सिस आपस में ओवरलैप किए हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो इन सब के अंदर हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप हो, तीनों के अंदर। यानी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप क्या होता है कि इनके जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना देते हैं। ठीक है जी। और उस स्ट्रेट लाइन को मेरे बच्चों हम लोग एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो क्या डेफिनेशन होगी मेरे बच्चों इसकी? अ बॉन्ड फॉर्म between two atoms by the axial overlap or head-on overlap of two atoms is called sigma bond. ओके बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। और एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा जी, अब यहां पे अगली चीज जरा गौर से सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको ये पूरी स्टोरी बता रहा हूं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है,
पाई बॉन्ड की निस्बत सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी सबसे पहली वजह तो ये होती है कि भाई इनमें हेड ऑन ओवरलैप जब होता है ना, हेड ऑन, ये देखो इस तरीके से, तो एक बहुत ज्यादा एरिया, एक्सटेंसिव एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़ा एरिया। जितना ज्यादा एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, उतना बॉन्ड जो है वो ज्यादा आप लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। और क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ज्यादा एरिया ओवरलैप करेगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज होगी, मेकिंग द सिस्टम टू बी हाईली एक्सोथर्मिक, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जी। और ये जल्दी किसी, यानी जो सिंगल बॉन्ड वाली चीजें आप लोग ओ लेवल पे चले जाएं, एल्केन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एल्केन का रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन के साथ होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन पे आ जाए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी करती थी, ब्रोमीन के साथ भी करती थी, स्टीन के साथ भी करती थी। तो डबल बॉन्ड वाली चीजें ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, ये रिएक्टिव इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एरिया ऑफ ओवरलैप हाईली एक्सटेंसिव है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो उसको लिख लें, सिग्मा बॉन्ड्स आर strong bonds as a large amount of as the area of overlap is highly extensive and a large amount of heat energy is evolved when sigma bond are formed. Making the formation of sigma bond to be highly exothermic, ठीक है बच्चों। तो इनका एरिया ओवरलैप, यानी ये जो एरिया इनका एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये हाईली एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, और जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स का एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा उतनी एनर्जी रिलीज होती है, और उतना वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है जी, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट इज द पाई बॉन्ड, ठीक है जी। पाई बॉन्ड में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई से भी दो एटम्स जब आपस में पहला बॉन्ड बनाते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उस सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बाकी जितने भी बॉन्ड्स उन दोनों एटम्स के बीच में बनेंगे उनको हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लें, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। द सेकेंड और थर्ड कोवलेंट बॉन्ड formed between two atoms which already have sigma bonds between them is called pi bond, ठीक है जी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ इट।
दूसरी चीज, पाई बॉन्ड हमेशा किन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है जी, उसके बनने की जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं पाई बॉन्ड के बनने की। तो वो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशंस फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हर चीज नहीं पाई बॉन्ड बनाना शुरू कर देती, ये ज़हन में रखो। पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो यही वाली है जो मैंने आपको बताई है कि दो एटम्स के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। द टू एटम्स शुड हैव सिग्मा बॉन्ड बिटवीन देम, ये पहली शर्त है, ठीक है जी। दूसरी शर्त क्या आ जाएगी? दूसरी शर्त यह है कि दोनों एटम्स के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है, ये देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है जी। अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड, और अगर किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि दो एटम्स आपस में जो सेकंड या थर्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाएं जिसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है कि दोनों एटम्स के पास हाफ फील्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। पी ऑर्बिटल की शेप मैंने आपको बताई थी, जिस तरह एट की तरह होती है, यानी इलेक्ट्रॉन भी एट की तरह जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, एट की तरह, ठीक है जी। तो दूसरी कंडीशन क्या है? द टू एटम्स should have half-filled p orbitals, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन, अब भाई दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी फिर भी जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड बन जाए। फिर तीसरी कंडीशन है कि वो दोनों के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल, पैरेलल का मतलब इस तरीके से लेटरली मौजूद हो, यानी इस तरीके से, ये देखिए, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ये p ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से, यानी पैरेलल, जिस तरह दो लाइनें कटी जा रही हैं, ठीक है जी। यानी समझे कि दो सड़क के किनारे साथ साथ चलते ही जाते हैं, मिलते नहीं है कहीं पे जाके, पैरेलल, ठीक है। तो भाई ये पैरेलल मौजूद होने चाहिए, समझ लगी है बात की? तो इस तरीके से अगर लेट्स सपोज एक का p ऑर्बिटल इस तरह आ रहा है और एक का p ऑर्बिटल इस तरह आ रहा है, तो भाई आपका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है जी। यानी पाई बॉन्ड तब ही बनेगा अगर दोनों के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल मौजूद, तब जाके भी पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन लिखें, द टू हाफ फिल्ड p orbitals should lie parallel to each other। लो जी, ये तीन कंडीशन अगर पूरी होंगी तो तब जाके आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये देखें, ये देखें, ये आप लोगों का जो है वो नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। ये पहला सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा भी पाई बॉन्ड है। तो ये जो दो बॉन्ड बन चुके हैं, इसका मतलब है दोनों नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है, ठीक है जी। इसके कंपैरिजन में अगर आप आ जाए फास्फोरस पे, तो फास्फोरस जो है वो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो वो बना लेता है, लेकिन उसके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए वो इस तरह नहीं बना पाता, समझ लगी है? तो भाई
पाई बॉन्ड हर एक चीज में नहीं बन सकता, समझ लगी है? चाहे उसमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हो भी, वो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए, समझ लगी है बात की? यानी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें असल में ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबने बड़े गौर से सुनना है। ये देखिए जी, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, इनमें ये ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है? ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैप, ये वाला भी ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग हुई है। इसको हम कहते हैं साइड बेस, इसको साइड बेस कहते हैं कि साइड वाइज कहते हैं? साइड बेस, साइड बेस ही कहते हैं ना, साइड बेस ओवरलैप। मैंने कहा शायद मैं भी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम ना कर रहा हूं, या इसको मेरे बच्चों हम लोग लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, लेटरल ओवरलैप, ठीक है जी? और ये सिर्फ पी और पी के दरमियान ही बनता है, किसी और चीज में बन ही नहीं सकता, और वो भी हाफ फील्ड होनी चाहिए, और वो भी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या होती है सिग्मा बॉन्ड की? तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, सॉरी पाई बॉन्ड की डेफिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड। A bond formed between two atoms when the half-filled p orbitals of two atoms overlap sideways or lateral. Is called pi bond. ठीक है जी, ये पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है कि दो एटम्स के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हैं, वो एक दूसरे के साथ साइडवेज या लेटरल ओवरलैप करते हैं जी। अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा बेटा लिखना छोड़ दीजिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहली चीज क्या बताई है कि पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स पहले से सिग्मा बॉन्ड बना चुके हो, यानी उनमें एक्सियल ओवरलैप हो चुका हो। और वो एस और एस में भी हो सकता है, एस और पी में भी हो सकता है, मसलन वो एस और एस भी हुआ हुआ था। ये देखिए, ये दो एस ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप हुआ हुआ है, ठीक है जी? ये न्यूक्लियस है। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, जहां पे ओवरलैपिंग हुई होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन के, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चांसेस मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो गौर से देखते जाओ, ये दो न्यूक्लियस है, तो ये जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड की, वो इनके बीच में आ जाएगी, तो ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है जी? यानी सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में, यानी ये इनके बीच में होती है। मेरी बात समझ लगी है? अच्छा, अब आ जाओ, यही जो यही जो न्यूक्लियस है, इनके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल भी थे, इन्होंने लेटरली ओवरलैप किया है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जहां पे ओवरलैपिंग होती है, इस जगह पे ओवरलैपिंग होती है और इस जगह पे होती है, दो जगहों पे ओवरलैपिंग होती है। जहां पे ओवरलैपिंग होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई ये चीज फैल के, इसको मैं बड़ी करके बना रहा हूं ताकि तुम्हें चीज समझ लग जाए, ये इस तरीके से फैल जाएगा। इसी तरीके से इसको भी ये दोनों न्यूक्लियस खींचेंगे, खींचेंगे,
तो जब खींचेंगे तो इसकी शेप भी किडनी की तरह जो है वो बन जाता है। तो ये कोई दो बॉन्ड नहीं है, ये है एक ही बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जहां भी ओवरलैपिंग होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये दोनों न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे ऊपर और नीचे जो है वो ओवरलैपिंग हुई भी है। इस ओवरलैपिंग को ये दोनों न्यूक्लियस खींचेंगे तो भाई ये फैल गया, इसको भी खींचेंगे तो ये भी फैल गया। तो ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब साथ नहीं जुड़ी हुई। और ये बॉन्ड एक्सिस ये है, इसके ऊपर और नीचे ये जो है वो मौजूद होती है। और तीसरी चीज कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से अवे होते हैं, दूर होते हैं, दूर चले जाते हैं। ठीक है, और जब वो दूर होते हैं तो दे आर मोर ससेप्टिबल टू बी अटैक्ड बाय सम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जिस चीज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, वो भाई इन इलेक्ट्रॉनों पे अटैक करके छीन के लेके जा सकता है। क्योंकि इन न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है जितना ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पे इसका कंट्रोल है। ठीक है जी, यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मेरी क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे पास जो है वो 2 मीटर के फासले पे खड़ा है और एक 20 मीटर के फासले पे खड़ा है। ठीक है, जो 2 मीटर के फासले पे खड़ा है उसने बम करने का इरादा कर लिया और 20 मीटर वाले ने भी कर लिया है। 2 मीटर वाला भागना चाहेगा तो भाई वो मेरे बड़े अच्छे कंट्रोल में है, मैं भाग के भी उसको पकड़ सकता हूँ, ओए किधर भाग रहा है तू। लेकिन 20 मीटर वाला अगर भागने का उसने फैसला कर लिया है तो मैं उसको बातों से तो रोक सकता हूँ, ओए खबरदार तू हिला, ओए ये कर दूंगा, डरा सकता हूँ। लेकिन वो मेरा इतने अच्छे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे गुड कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से इनको लूज करना मुश्किल है। जबकि पाई बॉन्ड जो हैं वो दोनों न्यूक्लियस से अवे होते हैं, दूर होते हैं। दोनों न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना अच्छा होल्ड नहीं होता, इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो भाई कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लवर जो है वो इनको छीन के लेके जा सकता है।